प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर सेट 4 विज्ञान का सेट 4 रेडी हो जाइए सॉल्व करने के लिए। आप सबसे जान चुके हैं कि 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन को हम जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे और सही सही सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आइए देर न करते हुए हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए भाई, ये मुख्य अक्ष हो गया। जब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान मिला के जब 90 अंश है तो परावर्तन कोण भाई कितना होगा। दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो 90 का आधा कर दीजिए, 2 आ जाएगा 45। मतलब परावर्तन कोण 45 और आपतन कोण 45। तो इसमें पूछा गया था कि परावर्तन कोण बताइए, तो परावर्तन कोण कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये कोई लेंस है, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये कहलाता है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर तो r का मान बताइए। अब बताइए, f बराबर होता है r/2। तो जब f का मान दिया हुआ है 16 तो r का मान निकालना हो तो 16 बराबर r/2। 2 को इस साइड लाइए तो r बराबर हो जाएगा 16 इंटू 2, कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32। तो 32 इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा जाए जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बने। सीधा और आवर्धित बनाने के लिए ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। ये ध्रुव और ये इसका फोकस, तो फोकस के बीच में यहाँ वस्तु एकदम लेंस के पास रखा होगा तो उसका बड़ा और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। सभी जानते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में पीछे का वस्तु देखने के लिए किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में क्या अवतल दर्पण यूज किया जाता है। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण यूज किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में लेंस यूज किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में जो देखने के लिए तो लेंस होता है, लेकिन नीचे दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा देखिए, जल में सिक्का डालने पर वह वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश की किस घटना है। प्रकाश का कौन सा घटना है, अपवर्तन का नियम है। 7वां, लेंस में किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती हैं। तो यदि वह प्रकाशी केंद्र से, ठीक है, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर आती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगी। ठीक है। लेंस के किस बिंदु से प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती, तो वक्रता केंद्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं भाई। जो उत्तल लेंस होता है ना, प्रकाश को ऐसे अगर प्रकाश आ रहा है तो उसको मोड़ के एक बिंदु पे एकत्र कर देता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र कर देता है, सही है। यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, गलत है। यह प्रकाश की किरणों को सीधा जाने देता है, गलत है। यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है, मोड़ तो देता है, सही है, लेकिन एक केंद्र पे कर देता है, ये वाला ज़्यादा सही है। देखिए ए भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, लेकिन ए में क्या है, प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र कर देता है, ये ज़्यादा सही है। केवल मोड़ दिया है, जैसे ऐसे लेंस है, ऐसे प्रकाश आया, ऐसे मोड़ दिया। तो मोड़ने के लिए अंदर की तरफ ना मोड़ के बाहर की तरफ भी मोड़ सकता है कि नहीं, तो ये वाला गलत है। तो एक बिंदु पे कर देता है, ये ज़्यादा सही है, तो ये सही हो जाएगा। 9वां,
नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु सबको पता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम बिंदु अनंत। सामान्य नेत्र है तो न्यूनतम होगा 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितना होगा? अनंत। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है भाई? तो मानव नेत्र में आभासी और उल्टा, ठीक है। एक मिनट, आभासी नहीं, डी वाला सही है। उल्टा बनता है लेकिन वास्तविक बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, डी सही होगा। 12वां, जरा दृष्टि दोष होने का क्या कारण है भाई? जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जब जरा दृष्टि दोष किस में पाया जाता है? जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है, और जब बुजुर्ग होता है तो उसकी समंजन, आँख की समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। तो समंजन क्षमता घटने के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट 13वां, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। अभी भी पढ़ा, समंजन क्षमता के कारण वह अपने आँख के फोकस दूरी को क्या कहता है? समायोजित कर लेता है। 14वां, नेक्स्ट 14वां में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? संतुलित का मतलब आप सभी पढ़े हैं कि बाएं वाले को अभिकारक कहते हैं और दाएं वाले को उत्पाद कहते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। इसमें देखिए Fe1 है, इधर Fe3 है, ये संतुलित नहीं है। इधर 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, ठीक है। लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, इधर ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इधर 3 Fe है, इधर 3 Fe है, सही है। इधर 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तीसरा वाला सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन, पहले देखिए लिखा है उपचयन, फिर उसके बाद अपचयन। उपचयन क्या होता है कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़े तो उसका उपचयन, और जिस किसी तत्व से ऑक्सीजन निकले तो उसका अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो पहले उपचयन देखिए, CuO और इधर Cu में ऑक्सीजन निकल रहा है भाई, तो इसका हो गया अपचयन, ठीक है। इसका क्या हो गया? अपचयन। और हाइड्रोजन में इधर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो इसका हो गया उपचयन। तो पहले पूछा था उपचयन, तो पहले उपचयन बताएंगे। 4 ऑप्शन में खोजिए, H2 इसका उपचयन और CuO का अपचयन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं भाई? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। नेक्स्ट देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है भाई? अभी अगर अभी आपने पढ़ा कि संतुलित समीकरण में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं। तो जब उत्पाद में कुल द्रव्यमान अभिकारक के क्या होगा? बराबर ही होगा। 18वां समीकरण दिया हुआ, CH4 ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा दे रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? जिस अभिक्रिया में लास्ट में ऊर्जा निकले वो ऊष्माक्षेपी होगा। तो इसमें देखिए, ये ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, वियोजन, क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन 19, A+ अम्ल क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। तो उपरोक्त समीकरण में A क्या है? ये कार्बोनेट है, क्योंकि कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? देखिए, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये पूछा है कि लाल नहीं कर रहा है, मतलब कि वह अम्ल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, HNO3 अम्ल है,
एसिटिक अम्ल है, HCl अम्ल है, एसिटिक एसिड है, तो बचा कौन है? NaOH, ये क्षार है, तो ये नीला को लाल नहीं करेगा क्योंकि यह क्षार है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन। 21वां में दिए गए किसी लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। क्रिस्टलीकरण बताया था ना कि कोई रिएक्शन हो H2SO4 और इसके साथ यदि जल का मात्रा जुड़ा हुआ है तो ये क्रिस्टली जल कहलाएगा। ठीक है, तो अब कह रहे किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। अब देखिए किसके साथ जल है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, CuSO4 5H2, इसमें ये जल है, मतलब ये क्रिस्टलीकरण जल इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी। 22वां देखिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखिए, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं, ये सही है। ठीक है, अगला 24वां, ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14, इसमें पदार्थ कौन क्षारक है? 7 से ज़्यादा, देखिए pH मान में 7 से ज़्यादा जो होंगे 7 से 14 तक, 1 से 14 तक होता है, तो 7 से 14 के बीच में जो होगा वो क्या होगा? क्षार होगा, और 7 से नीचे जो होगा वो अम्ल होगा, और एग्जैक्ट जो 7 होगा वो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो हो जाएगा 7 हो जाएगा वो लवण हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्षारक पूछा था तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 25वां क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया में चित्र में कौन सी अभिक्रिया है? इस चित्र में ये भी देखिए वियोजन अभिक्रिया, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वियोजन हो जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो वियोजित हो जाता है, तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया दिखाया गया है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन में क्या है? भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी होता है? तो संवहन। कौन सा? संवहन। पोषण नहीं, श्वसन नहीं, उत्सर्जन नहीं, कौन है? श्वसन सही, संवहन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? ध्यान दीजिएगा, नहीं होती। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता आप पढ़े तुरंत दिमाग में आगे नहीं पढ़ेंगे तो मार सकते हैं, लेकिन नहीं है तो जल यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है, क्लोरोप्लास्ट भी यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस 6 नहीं 12 अणु जल का, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनता है, प्लस 6 अणु जल का बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या यूज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोप्लास्ट। क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ? नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो बना है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट सी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता है। नेक्स्ट 28वां देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य देखिए एक परजीवी है, अपना भोजन तो स्वयं बनाता नहीं है, पेड़ पौधों पे आश्रित रहता है, इसलिए परजीवी पोषण प्राणी है। ठीक है, स्वपोषी गलत हो जाएगा, अपना भोजन नहीं बनाता। मृतोपजीवी केवल मृत मरे हुए खाता है, ये भी गलत है। प्राणी संभोजी नहीं, यह प्राणी संभोजी वाला कहाँ पाया जाता है? अमीबा में। 29वां क्वेश्चन, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम होता है? तो वसा के एंजाइम में लाइपेज भाग लेता है। टाइलिन लार में होता है और यह किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। बचा लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट 30वां,
30वां क्वेश्चन देखिए, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज श्वसन की अभिक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 31वां, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। देखिए, भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा और पानी का खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा। पढ़े ना जाइलम और फ्लोएम? तो जाइलम क्या करता है? पानी को पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन को। तो भोजन का संवहन कौन करेगा? फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट 32वां, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया? तो जनन की प्रक्रिया आवश्यक है। अगर जनन नहीं करेगा तो उसका अगली पीढ़ी आएगा ही नहीं, मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन प्रदर्शित करता है? तो यह कौन सा जनन भाई? कायिक जनन। कौन सा जनन है? कायिक जनन। तो ऑप्शन इसमें से देख लीजिए, मुकुलन नहीं, कायिक प्रवर्धन यही सही है, द्विखंडन गलत है, विप्रोद्भवन गलत है, मुकुलन भी गलत है, बचा कायिक प्रवर्धन, यही सही है। नेक्स्ट, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? अंकुरण। कोई भी बीज खेत में बो दीजिए तो वो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है, क्योंकि उसमें भ्रूण होता है तो वह अंकुरित हो जाता है। तो यह अंकुरण इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में। निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में। 36वां, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इसमें देखिए, यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जल विद्युत संयंत्र, है ना। जल विद्युत संयंत्र समझ रहे हैं ना, कि जो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, वहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो कह रहा है कि यह अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये तो गलत है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसको बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, सही है। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, ये तो भाई गलत है, नष्ट नहीं होता है। इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। यह भी गलत है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय यहाँ लिखा हुआ अनवीकरणित, ये भी गलत है। तो बचा क्या? इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ये सही है। विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए दरअसल कोयले का प्रयोग किया जाता है, कोयला जलाया जाता है तब विद्युत संयंत्र चलता है। तो जब कोयला जलेगा तो कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है ना, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां देखिए, 37 क्वेश्चन में क्या है कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? सौर सेल में सीमाएं क्या है भाई? इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा की देखिए सीमा है कि केवल सौर ऊर्जा ही इसमें उपयोग होगा। ठीक है, तो इसकी सीमाएं यही सही, सबसे आंसर सही है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं क्या है भाई? नाभिकीय ऊर्जा एक बार उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो उसका पॉल्यूटेंट बनता है ना, उसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देखिए, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है? इसमें यूरेनियम उपयोग होता है, ये भी सही है ना। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, ये भी सही है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। नाभिकीय ऊर्जा अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है, यही सही है। भले ऑप्शन तो सब सही है, लेकिन इसकी सीमा क्या है? इसकी सीमा यही है कि भाई इसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको स्टोर करना, भंडारित करना बड़ा मुश्किल है, तो ये इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट 39वां में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होगा? पर्यावरण का सबसे अच्छा साथी वही होगा भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न न करे। लकड़ी जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कोयला जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी में भी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सीएनजी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, कम से कम मुक्त होगा या नहीं निकलेगा। तो ये सबसे अच्छा यही है।
ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 40वां देखिए, 40वां में क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इस वीडियो को अब बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार देख के इसके क्वेश्चन को रट जाइए। एक बार, दो बार पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम जल्द ही 5वां सेट आपको भेजेंगे, आप उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ओके।